अस्सलाम वालेकुम। हेलो। भाई कैमरा और माइक ऑन करना है। साइड से नहीं बात करनी। अस्सलाम वालेकुम हयान। मेरा तो कैमरा ही लैपटॉप का खराब है। आई कैन जस्ट टर्न ऑन माय स्पीकर ऑडियो माइक। क्या नाम? मेरा नाम तूबा है और मेरा जो है ना कैमरा लैपटॉप का खराब है। तो मैंने हालांकि पहले ही कहा था कि जो है ये कैमरा ऑन सेशंस होंगे। एनीवेज नेक्स्ट सेशन में कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा वो बेहतर रहेगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बाकी अब्दुल मतीन, अली रज़ा, उमैर, मुनीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैमरा ऑन कीजिए भाई। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा सा वार्म अप हो जाए और फिर स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आप कैसे हैं? कैमरा खोलें। सबके लिए सबसे ये रिक्वेस्ट है, कैमरा खोलें। एक अच्छा देखिए, अगर तो कैमरा आपको चाहिए लिंक्डइन के पोस्ट के स्क्रीनशॉट के लिए तो मैं एंड पे जरूर ऑन कर लूंगा। उसके अलावा मेरी तरफ हालात नहीं है कि मैं कैमरा ऑन कर सकूं। मैं मिस नहीं करना चाह रहा था अपॉर्चुनिटी आपसे सीखने की, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, कोशिश कीजिएगा। असल में इंटरेक्शन रहती है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस कहें कि इस हवाले से थोड़ा सा ओल्ड स्कूल का हूँ कि ना एक क्या कहते हैं कि एक एनर्जी मैच नहीं होती है ना। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वो ना बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है चीज़। तो कोशिश ये करनी है कि हमने जो है ना कैमरा और इंटरेक्टिव रहें। तो चलिए मैं थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ और मैं इंशाल्लाह ऑन करता ओके ओके ओके। हूँ। और मुनीर भाई ने भी ऑन ऑन कर लिया। और आपका नाम T480, कोई ISI एजेंट है शायद आप? आपने आपका कोड वोड कुछ रखा हुआ है? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरा नाम जीनत है। ओके वी ओके, हैवंट जीनत क्या हाल है? इंटरेक्टेड बिफोर। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना चले बस स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर अपने बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरीके से, क्या है आप लोगों का मार्केटिंग का बैकग्राउंड है नहीं है, और किस तरीके से इसको समझ रहे हैं कि क्या ये आप लोगों के लिए क्या वैल्यू ऐड करेगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं, समझ लें कि 2016 में मार्केटिंग में आया। और वो भी बेसिकली अपने फादर के लिए आया था। वो उनकी मार्केटिंग, समझ लें कि वो उनका मार्केटिंग का बैकग्राउंड था। और उन्होंने अपना चाइनीज़ का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। तो ही वांटेड मी टू काइंड ऑफ हेल्प हिम। वो खुद से मेटा वेटा एड्स चलाते थे। तो कराची में हमने फिर अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया चाइनीज़ लैंग्वेज से रिलेटेड। हम समझ लें कि 1,000 रुपये उस वक्त दिन में लगाते थे एड स्पेंड के अंदर। तो फिर हमने वहाँ से जो है अपने सारे मामला तो स्टार्ट किया आहिस्ता 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 जरा। फिर हम बहुत अच्छी जगह पे कराची में मूव हुए और फिर कोविड आ गया। कोविड के बाद हमने, बीच में मैं काफ़ी जगह जॉब भी करता रहा। फिर कोविड के बाद से ये सारे मामला थोड़े से हॉल्ट हुए। तो उसमें फिर मैंने फिर ये समझ लेकर डिजिटल मार्केटिंग के करियर को पकड़ा। और उसमें कुछ अमेरिकन एजेंसीज में भी जॉब की, और वो थोड़ा सा डिफरेंट थी। वो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जॉब थी। अगर आप लोग वाकिफ़ हैं इससे कि ई कॉमर्स से रिलेटेड इंडस्ट्री वाले जो होंगे वो ज़्यादा वाकिफ़ होंगे एक कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। लेकिन ये कि बहरहाल फिर मार्केटिंग में हम आगे बढ़ते रहे। और अभी काफ़ी अरसे से मैं आईटी कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ। कनाडा स्टार्टअप एसोसिएशन के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। तो उसमें उनके मुख्तलिफ स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा होता हूँ। तो ये थी मुझे काफ़ी अरसे से जो है ना, मेरे अब्बू मुझे काइंड ऑफ इनकरेज कर रहे हैं
कि यार तुम्हारा टीचिंग फैमिली बैकग्राउंड है, सभी फैमिली में पढ़ाते रहे हैं, तो उसी उन्हीं की प्रेशर में आके मैंने इकरा यूनिवर्सिटी में भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ाया। अभी उन्हीं की प्रेशर में आके मैंने जो है समझे कि अपना ये B2B मार्केटिंग का जो है ना मामला टीचिंग का स्टार्ट किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैं क्या कहते हैं बताता रहा हूँ, बात करता रहा हूँ, लेकिन ये कि स्ट्रक्चर करने में बहुत सारी खुद ही आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट डेवलप होती है, और वो उससे जो है मैं ये मामला स्टार्ट हो सकता है। तो अच्छा, तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मली। तो काइंड ऑफ ओके, आप लोग सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी आ रही है ना सर। ओके, तो पहला तो मेरा आप लोगों से सवाल है, आई वुड इनकरेज एवरी वन ऑफ यू कि अगर आप लोग जो है ना एक एक करके अगर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बता सकें अपने से रिलेटेड, कि आप लोग ने ये ऑब्वियसली कि आप लोगों ने इसको देखा, लेकिन आपका इसमें स्पेसिफिकली आप लोग में से कुछ लोगों ने इसका फॉर्म भी भरा है, लेकिन मैं अगर एक एक दो दो लाइनों में अगर हर कोई बंदा मुझे बता सके कि यार मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मैं अगर ये सीख लूँ ना तो मेरे मजे आ जाएंगे, अगर मुझे ये सीख लिया मैंने तो। जी मुनीर भाई, मुझे एक एक का नाम मैं लेता रहता हूँ। मुनीर भाई अगर आप बता सकें पहले कि आपका क्या है बैकग्राउंड, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि यार मैं अगर ये 1.5 घंटे हर हफ्ते को निकाल रहा हूँ अपनी फैमिली के टाइम में से, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं मुझे जो है ना ये सीखने को मिल जाएगा और मेरे बिजनेस में ओवरऑल बॉटम लाइन में मैं ये ऐड कर सकूंगा। तो एक एक बंदा अगर इस पर्सपेक्टिव में मुझे बता सके तो मुझे भी क्लैरिटी हो, फिर मैं आगे की उसको उस हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकूँ। हेलो। मैं बोलूं? जी 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 जी, यार प्लीज मुझे, मैं यकीन करे मैंने बहुत मुश्किलों से जो है ना अपनी क्या कहते हैं कंफर्ट हिम्मत जोन से बाहर समेटी निकला है। हूँ। हिम्मत समेटी है, अगर मैं जो है ना मुझे इंटरेक्शन नहीं मिलेगी ना मैं डिमोटिवेट होके मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो आई रियली वांट यू गाइस टू ओ, कंट्रीब्यूट, ठीक आई है? अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। चलिए मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। यही 2016 की बात की आपने। मैंने भी ना नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी कराची में, तो ऑनलाइन ही मुझे फिर सर आसिम का पता चला था। एंड सर आसिम नोज मी, आप उनसे मेरा जिक्र करेंगे तूबा का तो वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे मुझे। तो मैंने फिर उनसे उनसे जो है, तो नमल यूनिवर्सिटी में वैसे मैं पढ़ती थी, लेकिन मैं सर से भी पूछती रहती थी, काफी चीजें पूछती रहती थी। फिर खैर मेरी 2018 में शादी हो गई थी, लेकिन मेरा सर से स्टिल इन टच है। मैं पूछती रहती हूँ, कभी कोई मसले मसाइल आते हैं या कभी हुआ जिंदगी में चाइनीज पढ़ने का, तो सर काफी हेल्प आउट कर देते हैं मेरी ना। तो सर आसिम से तो मेरी काफी अच्छी माशाल्लाह से इंटरेक्शन है। तो आई नो यू बिकॉज ऑफ हिम। और फिर मैंने, आप मेरी लिंक्डइन के ऊपर भी हो, तो फिर मैंने ये देखा कि आपने ये स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो, मैं भी जो है सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और वर्चुअल असिस्टेंट हूँ बेसिकली। तो आई एम स्टेड होम मॉम और 3 बच्चियां मेरी, तो फिर मैं बाहर जॉब तो कर नहीं सकती, तो इसलिए मेरा भी यही है कि कई इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह के साथ काम किया, लेकिन जो होती है ना स्टेबिलिटी के साथ वर्किंग करना, वो नहीं हो पा रही। और एजेंसी भी मैंने अपनी स्टार्ट की है, लेकिन क्लाइंट्स नहीं आ रहे या क्लोज नहीं हो रहे, आ भी नहीं रहे, क्लोज भी नहीं हो रहे। तो मैंने कहा कि ये इसलिए मैं जरा ये कोर्स करूँ अपना टाइम निकाल के, ताकि मैं कुछ लर्न भी कर सकूँ, और फिर ऑब्वियसली फिर अर्निंग की तरफ भी मामला जबरदस्त, जाए। जबरदस्त, ये तो वो अच्छा है यार। फैम जो वर्किंग वुमेन्स हैं उस तो उनके लिए तो समझ लेंगे सैल्यूट है, वो दो दो जिम्मेदारियां निभा रही हैं। अब मतीन भाई आप बता दें, फिर उसके बाद एक एक करके मुझे थोड़ा थोड़ा बताते रहे तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा, प्लीज जल्दी जल्दी, फिर हम मेन उसके ऊपर आएंगे प्लीज। वैसे मैंने 2024 से मैं कर रहा हूँ मीडिया बाइंग। ओके। और उसके बाद फिर मैंने यूएई में अपना ई कॉमर्स स्टोर चलाया था, वैसे शॉपिफाई वगैरह। अच्छा। उसके बाद फिर अब मैंने वो तकरीबन कुछ महीने से बंद कर दिया है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट क्लाइंट से कर रहा हूँ। तो इसी बारे में मैंने आगे मैं सीखना चाह रहा था कि B2B लीड जनरेशन कैसे की जाए, क्योंकि अच्छा, वैसे तो मुझे लीड जनरेशन का पता है, लेकिन B2B में मुझे थोड़ा इशू मीडिया आता है बाइंग कि में, मीडिया बाइंग कौन से चैनल पे कर रहे हो आप? मेटा पे कर रहे हो मेटा या? पे और टिकटॉक पे और स्नैपचैट। अच्छा, स्नैपचैट की पेनिट्रेशन अच्छी है यूएई में, बहुत अच्छी है।
क्योंकि हाँ हमारे वहाँ पे काफी। क्योंकि हम लोग में एजुकेशन इंडस्ट्री के कोर्सेज वगैरह बेच रहे हैं हम लोग। तो स्नैपचैट की बहुत अच्छी पेनेट्रेशन है। मतलब जी मेटा जी। के मुकाबले में कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये है कि वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड, थोड़े छोटे साइज के एड्स अच्छे चलते हैं। वो दिल पे जाके लगने वाले तो वो ज्यादा बहुत अच्छे लगते हैं। खैर अच्छा एनीवेज। हाँ, टिक काफी बेहतर है। काफी सस्ता पड़ता है टिकटॉक भी वहाँ पे यूएई में। अच्छा। तो अब मैं डायरेक्ट लिंक्डइन पे क्लाइंट्स एक्विजिशन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बी टू बी में मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है कि इसको कैसे टारगेट किया जाए, आईएसपी कैसे डिफाइन की जाए। तो हम्म। इसी सिलसिले में मैंने बिल्कुल। पोस्ट की थी, तो वहां से भी मुझे इंटरेस्ट हुआ, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया ये। सही सही सही। मुनीर भाई, आप थोड़ा सा बताएं प्लीज। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आई। हेलो। कोई और बता दे। आपका माइक का इशू हो रहा है, आप फिर दोबारा ट्रैक। हेलो। माइक का इशू हो रहा है जी। एहसान भाई। हेलो। जी। जी। मुनीर भाई, आपकी कुछ बोलने लगे थे आप, कुछ साउंड आया था आपका। पता नहीं यार। नेक्स्ट। कोई जल्दी जल्दी यार, नेक्स्ट 5 मिनट्स में आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस, और फिर मैं मूव फॉरवर्ड करूँ नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो अगर आप लोग जल्दी जल्दी बता सकें एक एक करके। जी एहसान भाई। जी आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको जी यहाँ जी जी। पे? अच्छा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं 2020 से ऑनवर्ड जो है वो लिंक्डइन एक्सपर्ट हूँ, अपवर्क एक्सपर्ट हूँ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का हूँ। और अच्छा। मेरा जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो लिंक्डइन की सेल्स नेविगेटर की जो ऑफिशियल टीम है उनके साथ। जबरदस्त। सही। सही है। तो मेरा जो ज्यादातर एक्सपीरियंस है वो हमेशा प्रोफेशनल्स के साथ ही रहा है, और वो प्रोफेशनल्स जो टॉप मतलब टॉप टायर लोग हैं। हम्म। सही है। अच्छा, उनसे मैंने एक चीज सीखी है जो कि मैंने कहीं भी किसी पॉडकास्ट में नहीं सुना, किसी चीज के बारे में नहीं सुना, और उस बेसिस पे ही मैंने आपकी चीज ज्वाइन किया। वो ये एक लर्निंग पॉइंट है, मेरा एज है मेरे पास। वो हम्म। ये है कि जब आप अपनी सीखी हुई चीजों को, सिर्फ उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो, और एक स्ट्रेटेजी जो आपने फाइंड कर लिया सिर्फ उसी पे वर्क करते जा रहे हो ना, तो आपको ओवरऑल दुनिया के एस्पेक्ट्स देखने के तरीके, डिफरेंट एंगल्स, वो आपको नहीं पता चलते, और आप मिस कर देते हो वो सारी चीजें। हम्म। सही है। तो मेरा आपकी कहने के शेडो में आने का मकसद ये है कि अब देखूं कि आप कैसे चीजों को सोचते हैं। अब बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपको इम्प्रूव कर देती हैं। तो हम्म। वो एंगल समझना, आपका वो बी टू बी को देखने का तरीका समझना। तो मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ वो आपका एक एंगल समझना है चीजों को। सही सही सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी। नेक्स्ट मतीन भाई, फिर आ, अच्छा जी। अब जी मेरा एहसान भाई, बताइए। अ, मेरा नाम एहसन जुनेद है। अच्छा, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, बेसिकली मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड डालता हूँ। मैं अभी करेंटली एक जगह जॉब कर रहा हूँ जहाँ मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के प्रोग्राम्स पे हम सी स्वीट कॉरपोरेट सेक्टर को हम सेल आउट करते हैं। अच्छा। तो उसी से रिलेटेड ही, चूंकि आपका जो सारा चीज़ें थी, एक तो ये कि मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है इन चीज़ों में, डिजिटल मार्केटिंग। सेकेंडली मेरा एक अभी करंट प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है, तो मुझे ये टूल्स मुझे यूज़ करने हैं और मुझे आउटरीच करनी है सी स्वीट एग्जीक्यूटिव्स को फॉर सेलिंग देम आर प्रीमियम मुझे तो लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्सेज। जबरदस्त जबरदस्त। आपकी क्या क्या स्पेसिफिकली अगर डिफाइन कर सकें, क्या है, क्या आपकी प्रोडक्ट है? बेसिकली हम लोग INSEAD इस वक्त इट्स वर्ल्ड सेकंड नंबर बिजनेस स्कूल है, फ्रांस में इसका कैंपस है, और इसकी पूरी दुनिया में कैंपसेस हैं, बट मेनली ये फ्रांस की यूनिवर्सिटी है। और एग्जीक्यूटिव एजुकेशन जो कि CXOs को, CEOs को, डायरेक्टर लेवल को, उनके डिफरेंट कॉर्पोरेट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, 4 डेज 5 डेज। हाँ हाँ। हमने उनकी फैकल्टी को लास्ट ईयर हमने डेब्यू प्रोग्राम किया था 5 डेज का कराची में, जिसमें फ्रांस से फैकल्टी आई थी, और मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर पाकिस्तान के, जिसमें बैंक से और FMCG से, एजुकेशन सेक्टर से जो डायरेक्टर लेवल के लोग थे, उनको हमने ये सीट सेल की थी। 5 डेज का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम था।
जिसमें कराची में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में हमने उसको ऑर्गेनाइज किया था। इस तरह से हमने उसको, अब उसका सेकंड कोहॉर्ट होने जा रहा है अक्टूबर में। तो अगेन द ऑडियंस आईसीपी इज द सेम, सी सी सुइट एंड C-1, और उनको हमने ये सीट्स हमने कोहॉर्ट सेल आउट करना है। ठीक है, हमारे क्या कुछ प्राइस सेवेंटी पॉइंट क्या सेवेंटी है? फाइव प्राइस का पॉइंट क्या सेल है, इफ यू कैन टेल मी? इट्स 1.5 million। It's a 5 days program, and per seat price is 1.5 million. And last year it आप was पीकेआर 2 में बता million. रहे हैं? Yes, we can. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप चाहे तो इससे डिस्कस कर सकते हैं स्पेसिफिकली। मैं इस वक्त किसी सीएफओ प्रोग्राम की डायरेक्टली मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो बेसिकली लिंक्डइन थॉट लीडरशिप एड्स इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम उसको मूव फॉरवर्ड करेंगे, हम उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। एनीवेज, Definitely, definitely. जी जी जी, आगे बताइए। यार अगर अपने आप को आप लोग एक्सप्रेस करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो मैं मूव फॉरवर्ड कर लूंगा। आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जीनत, यस। जी 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 आई थॉट सब हो चुके हैं, तो इससे आई जी वाज जी जी वेटिंग जी, फॉर बस माय बस टर्न, बट मैं बस अब मेन कंटेंट की एनीवे। तरफ आ रहा हूँ। ओके, परफेक्ट। सो आई रन अ डिजिटल along with my spouse. And again, the point is to meet like-minded people, kind of understand what's going inside the market that we are missing out. The आपका सफर जारी रहता है. So I am here to support everyone. ओके Yeah. ओके, 1 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा नाम उज़ैब है। मैं पिछले 6 साल से गेम डेवलपमेंट की प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड एक कंपनी रन कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ बिग कंपनी, इट्स अ स्मॉलिश कंपनी राइट नाउ। एंड अभी मेरा सेशन ज्वाइन करने का मेन रीज़न ये है टू अंडरस्टैंड व्हाट स्पेशली आई एम नॉट, आपका नाम हयान है ना, राइट वर्ड? जी 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 हाँ जी। तो मैं अब सीखना चाह रहा था कि व्हाट्स योर प्रोसेस लाइक एंड एक्सपेक्टेड basically and try to understand how the LinkedIn process or the digital ad process is being done, and try to have some familiarities with this so that we can have a better understanding कि ये किस तरीके से ऑपरेट करता है and help us in the future to make better decisions. जरूर जरूर जरूर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। ओके, सो ये आप लोगों ने बता दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बता दूं कि किस तरीके से हम कोहर्ट को इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले जो है हम B2B मार्केटिंग के पूरे इस सेशन में एक कोर को समझेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, और सारी चीज़ों के बारे में चीरा चीरा समझेंगे कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर डिफाइन करेंगे, कैसे करते हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसका एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क क्या है, और किस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि ये ऑपरेशनल लेवल का प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग मुझसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं जो हूं ना आप लोगों को डैशबोर्ड्स के अंदर ये बताऊंगा कि लिंक्डइन के अंदर एग्जैक्टली इस जगह पर ये होता है। मैं लिंक्डइन के डैशबोर्ड्स में लेके जाऊंगा आप लोगों को, टेक्टिकल स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। लेकिन लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार मैं जो हूं ना आप लोगों को इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, अगर एक एक प्लेटफॉर्म को भी हम समझेंगे तो डैशबोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी टाइम लग जाएगा। तो इट्स मोर अबाउट स्ट्रेटेजिकल एंड टेक्टिकल कोर्स। ठीक है, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर आपको यूट्यूब पे काफी कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा, तो पहले चीज ये कि हमारी फंडामेंटल्स क्लियर होंगी B2B मार्केटिंग से रिलेटेड, कि B2B फार मार्केटिंग को आप किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। और ज्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, आपके पास अगर बजट ज्यादा है तो आप क्या कर रहे हैं, बजट ज्यादा है तो आप जल्दी रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, और बजट नहीं है या कम है तो आप
किस तरीके से अपनी B2B मार्केटिंग एफर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, या तो फास्ट कर सकते हैं या तो फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो फास्ट इज ऑलवेज पेड एंड फ्री इज रिलेटिवली चीपर और ऑफ नो कॉस्ट। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज में हम ICP के बारे में देखेंगे कि हम पहले ये देखेंगे कि आपने अपनी जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, तो हम ये देखेंगे कि हमारी उस प्रॉब्लम के पैसे देने वाले सबसे ज्यादा मार्केट में लोग कौन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है और टोटल सर्विसेबल मार्केट क्या है इसकी। और फिर हम इंटरनेट के ऊपर जाके AI से या फिर फ्री टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी ICP को बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे कि इस तरीके से हम अपने किसी क्रश को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यार ये बंदे की क्या प्रॉब्लम है, हमें उसके अंदर क्या नीड्स हैं, और हम उसके सामने जब जाएंगे तो क्या चार बातें करेंगे कि वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, ICP के हवाले से उसमें सोशल लिसनिंग भी शामिल है, किस किस तरीके से सारे फ्रेमवर्क्स के उसमें मुख्तलिफ टूल जो है वो सारी एक एक चीज़ों को अगेन मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, टेक्निकल जाऊंगा और मेन मेन डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे करेंगे, और उसमें फ्री में आप किस तरीके से कर सकते हैं, और पेड अगर करना है तो आप पेड में क्या करेंगे। फिर अगेन हम अब बात करेंगे कि पोजिशनिंग, हमने अपनी ऑडियंस के सामने ऐसी क्या बात करनी है कि हम उनके सामने ऑब्वियस चॉइस बन जाए। ये सबसे ज्यादा कोर प्रॉब्लम है। और B2B में बड़ी बड़ी कंपनीज जो कनाडा स्टार्टअप एसोसिएशन वगैरह जो महीने के 5-5 लाख डॉलर स्पेंडिंग कर रहे हैं, और उन सब के अंदर जो अगर मुझसे अगर पूछे ना B2B स्पेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पोजिशनिंग का मसला है, कि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने आप को किस चीज के लिए हाईलाइट करना है। तो ये सेशन 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर होल कोहर्ट, पोजिशनिंग एंड हाउ टू बिकम ऑब्वियस चॉइस। क्योंकि अगर आप ऑब्वियस चॉइस बन जाएंगे तो आप $100 के एड स्पेंड के ऊपर भी 5 क्लाइंट एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्वियस चॉइस नहीं बनेंगे तो फिर आप जो है $10,000 की एड स्पेंडिंग के ऊपर भी आप 5 क्लाइंट एक्वायर नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपने अपनी मैसेजिंग किस तरीके से करनी है। फिर अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ग्लोबली इंटरनेट मार्केटिंग का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। जैसे कि हम लोग भी यहाँ पर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर साइड से खड़े होकर देख रहे हैं, इसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी लोग जो है कंटेंट देख रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो जीरो क्लिक एरा को किस तरीके से मेजर करना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके उसको अपने KPIs में या फिर उसको मेजर किस तरीके से करना है। क्योंकि हम एट्रीब्यूशन को जब देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से आप लोगों का बैकग्राउंड है, हम इस बेसिस के ऊपर ट्रैक कर रहे होते हैं कितने क्लिक आए, किसने क्या किया, किसने क्यों किया, सारी चीजें। लेकिन जब जीरो क्लिक एरा है, जब पता ही नहीं है, कोई बंदा क्लिक ही नहीं कर रहा, वो क्या कहते हैं, वो एक फ्रैंक जबान में के घुन्ना बन के खड़ा हुआ है, तो हम उसको किस तरीके से जो है ना मेजर करेंगे, अपनी मार्केटिंग चैनल में पाइपलाइन को किस तरीके से मेजर करेंगे, कौन बंदा कितने इंटरेस्टेड है आपको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आपके पास जितना बजट है और उन तमाम चीजों को लेते हुए आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कि आपने किस तरीके से, आपको 6 महीने का क्या प्लान बना सकते हैं, 3 महीने का क्या प्लान बनाना है, या ओवरऑल क्या प्लान बनाना है। और फिर उसके बाद उसी की एक डिटेल है कि आपने किस तरीके से अपनी B2B ग्रोथ स्ट्रेटजी को बिल्ड करना है, अपने से रेलेवेंट उसको किस तरीके से करना है, और उसमें जो है आपने किस तरीके से आपने अपने से रेलेवेंट स्ट्रेटेजी बनानी है और उसको मेजरेबल बनाना है। अब गोइंग फॉरवर्ड, आपने पोजीशनिंग स्टेटमेंट तो डिफाइन कर ली कि मैं ये हूं और मैं इसके लिए हूं। अब अपने अपनी पूरी कैंपेन की मैसेजिंग का एक समझ लें कि एक फ्रेमवर्क किस तरीके से बनाना है, ताकि आपकी जो पूरी कैंपेन है वो बिल्कुल टारगेटेड रहे, वो बिल्कुल भी हिले ना, ऑप्टिमाइज रहे। आपने उसके KPIs डिफाइन कर देना है, आपने बता देना है कि यार ये चीजें होंगी, उसमें सारी चीजें होंगी, ताकि आप अगर उसको डेलीगेट कर रहे हैं तो उसमें गलती होने की या वेस्टेज होने की चांसेस ना हो। नेक्स्ट हम B2B कंटेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे,
और उसके फनल और सीक्वेंसिंग के बारे में बात करेंगे। पहले स्टेज के ऊपर हम रिवर्स करेंगे कि एक बंदे को हमें अगर मुतासिर करना है या उसको अगर कन्वेंस करना है तो पहले स्टेज पे उसको क्या बात बतानी है, दूसरे स्टेज पे उसको क्या बात बतानी है। ये आउटरीच के अंदर भी काम करेगी, ये पेड के अंदर भी काम करेगी और सारी चीजें। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग के अंदर। अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग को अगर मैं सिंपलेस्ट वर्ड के अंदर अगर आपको बताऊं तो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग इज द विश लिस्ट ऑफ कंपनीज यू वांट टू टारगेट। कि ये 50 कंपनीज हैं, इनको मैंने इनके डिसीजन मेकर्स को चैलेंज कर इंगेज करना है और इनको अपने फनल में लाना है और इनसे पैसे निकलवाने हैं और अपना बिजनेस बढ़ाना है और उनको फायदा पहुंचाना है इवेंचुअली। ठीक है, तो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग इज एज सिंपल एज दैट कि आपने एक कंपनी एक अकाउंट। आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ अकाउंट, बट ये है कि इसमें ये कि आपने स्पेसिफिक विशलिस्ट के हिसाब से आप चीजों को लेके चल रहे होते हैं। लास्ट चीज, सेशन 10 के अंदर जो हम बात कर रहे होंगे वो हम बात कर रहे होंगे गूगल और मेटा को किस तरीके से इफेक्टिवली B2B चैनलिंग के लिए हमने इस्तेमाल करना है। और अगेन जो जो लास्ट हमारी चीजें हैं कि जो सबसे मेरी समझ लें कि मेरी जो सर्विसेज सबसे ज्यादा लोग मुझे जिस चीज के लिए हायर करते हैं वो $50 पर डे लिंक्डइन एड्स क्विक सिस्टम है। कि $5 पर डे के अंदर, $50 पर डे के अंदर आपको लिंक्डइन से किस तरीके से मैक्सिमम लीड्स मिल सकती हैं। 3 लीड्स जो है यूजुअली मिल जाती हैं, लेकिन 7-8 लीड्स भी, और वो भी टारगेटेड, यानी कि हाई इंटेंट लीड जो कि लोग ऑलरेडी नर्चर्ड हैं, जो लोगों ने ऑलरेडी गूगल या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सर्च किया हुआ है। आपने उन लोगों को किस तरीके से नर्चर करना है और उन लोगों को किस तरीके से आपके DM तक लेके आना है ताकि आप उनको इजीली कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, अब ये है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड आई वुड वांट, ये मुझे इसका HD क्वालिटी वर्जन नहीं मिला, लेकिन जो B2B मार्केटिंग को समझने के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम अगर आपको कोई मिल सकती है तो वो ये है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप लोग वाकई में आप लोग यहाँ तक आधे घंटे तक आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया है तो आई वुड वांट कि आप लोग एक एक करके इस डायग्राम को, जो भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे बताएं कि आप लोगों के हिसाब से इस डायग्राम में B2B के सीक्वेंसिंग पे क्या कम्युनिकेट हो रहा है, प्लीज। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन खुद ही करनी पड़ेगी। अगर हमने किसी को कोल्ड अप्रोच करनी है तो एक इंडस्ट्री बेस करके और उसको टारगेट मैं करके इसमें वो एक एक बस करेक्शन, एक फ्रेमिंग बता दूं। ये बेसिकली अच्छा B2B मार्केटिंग का हाँ ये B2B मार्केटिंग का फनल है। ठीक है, अच्छा कोई फनल है। बंदा कोई ठीक है। चीज खरीद रहा है तो वो उसका फनल। हाँ अब इसको अगर आप लोग, जी अब आप बताइए आप लोग प्लीज, थैंक यू। ओके। जी, आप कुछ बता रही थी। हेलो, हेलो। जी 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 मैं जी आवाज आ रही है। जी जी, मुझे आ रही है आवाज। बताएं कि क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है आप लोगों को, क्या है ये, क्या सीक्वेंसिंग है, किस तरीके से। क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप लोगों की इस चीज को लेते हुए आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, तो आप लोगों को चैनल आज मेटा है कल नहीं होगा, कल लिंक्डइन, आज लिंक्डइन है कल हो सकता है लिंक्डइन नहीं हो, कोई और चैनल हो। लेकिन ये जो है ना सही है। पूरा क्रक्स है, ये क्रक्स है कि किस ठीक है। तरीके से आपने लोगों को नर्चर करना है। तो इसको जितना भी आप लोग समझ में आए एक एक करके अगर आप लोग बताएंगे तो आप लोगों को आगे चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जी बताइए। जैसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है स्टार्ट और फिर नीचे लिखा हुआ है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, फिर उसके सोल्यूशन को एक्सप्लोर किया जाएगा। फिर बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स में यही कि उसके लिए सिस्टम्स बनाए जाएंगे कि क्या मतलब स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी किस तरीके से करना है। और यहाँ पे फिर लास्ट में इसमें सप्लायर सिलेक्शन है, यानी सप्लायर सिलेक्शन के अंदर हम जैसे अगर हम आईटी की इंडस्ट्री में तो हम सॉफ्टवेयर्स भी ले सकते हैं, हम आईटी के एक्सपर्ट लोगों को भी ले सकते हैं, हम और डिफरेंट चीजें भी इसके अंदर ले सकते हैं सप्लायर सिलेक्शन के अंदर। तो हम्म।
इस तरीके से होगा फिर वो परचेज डिसीजन। लेकिन ये सारी चीजें जो है सबसे पहले अपना अपनी जो भी बंदा है उसका अपना बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, उसका अपना होमवर्क बहुत अच्छा हो इस चीज से रिलेटेड के उसने उसी नीश में उसी इंडस्ट्री में यानी B2B की इंडस्ट्री में उसने वर्क करना है। तो सारी चीजों को छोड़ के पहले उसको 1-2 महीने इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, एक एक चीज को इसके छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जी। एक्सप्लोर थैंक यू। करना पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। मुनीर भाई। आप और कोई बताए? बोल दूं? ओके, सो बेसिकली ये जो है एक B2B फनल का जो क्रक्स है। और फनल में बेसिकली सबसे पहले ICP आइडेंटिफाई करने के बाद हम अवेयरनेस स्टेज के ऊपर जाते हैं, दैट्स द टॉप ऑफ द फनल। तो हम यहाँ पे लोगों को जो हमारी ICPs हैं उनको टारगेट करेंगे। उसके बाद कंसिडरेशन दे विल बी काइंड ऑफ क्या कहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो उसके हमारा सेकेंड स्टेज है जिसमें हम सोल्यूशन एक्सप्लोरेशन के ऊपर जा रहे हैं। वो हमसे हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे, वाइट पेपर पढ़ेंगे, ताकि दे कैन गेट एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट अस एज दे कैन इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्ट अस। फिर उसके बाद वो जो है उसी फेज में सेकेंड पार्ट आता है RFP का लेंगे, प्रपोजल्स मंगवाएंगे। ऑब्वियसली जो भी शॉर्टलिस्टेड एजेंसीज होंगी या जो सप्लायर्स होंगे उनको कंसिडर करेंगे। और फिर उसमें वैल्यूएशंस करने के बाद लास्ट स्टेज होगा फाइनल का कन्वर्जन। कन्वर्जन में वो फिर उसमें उसकी जो है सप्लायर सिलेक्शन हो जाएगी, और सप्लायर सिलेक्शन में उसकी पर्सनल ब्रांड प्लस द कंपनी ब्रांड, इन दोनों का क्या कहते हैं एक कलेक्शन होगा, जिसके बेसिस पे कोई भी बिजनेस दूसरे बिजनेस को सिलेक्ट करता है, जिसमें हम्म, लीगैलिटीज भी आ जाती हैं और सारी चीजें भी आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एहसान भाई, आपका बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए। अच्छा जी, मैं इसको बहुत अगर आसान अपने लिए भी आसान करूं, क्योंकि ये पिक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट इसमें यह है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी मार्केट में ऑपरेट करने के लिए उसकी उसके पेन पॉइंट्स को देखते हैं कि यार इस इंडस्ट्री या इस नीश के अंदर पेन पॉइंट्स क्या हैं। सही है, अगर इसको एग्जाम्पलीफाई कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अपने जिस निश में हम काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव दुनिया भर में ग्लोबली लोग ट्रैवल करते हैं, जो बिल्कुल टॉप 1% लोग होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में ग्लोबल लेवल की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन या एजुकेशन इनफैक्ट नहीं होती, तो वो एक प्रॉब्लम एरिया है जो कि एक्सेसिबल नहीं है हर एक के लिए। तो वो पेन पॉइंट्स, आपने किसी भी इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स पकड़ने होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना होता है थ्रू रिसर्च, और वो आप बहुत सारी सोर्सेज से कर सकते हैं। अगेन फिर आपको जब आपको आइडेंटिफाई हो जाती है प्रॉब्लम, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को प्रोडक्टाइज करते हैं कि यार उसके अराउंड एक प्रोडक्ट या ऑफरिंग क्रिएट करते हैं टू सेल इन द मार्केट, ताकि उस गैप को फुलफिल करें, और उसकी जो बेसिकली जो जो प्रोडक्टाइज करने के लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको रिसर्च करके देन इन प्रोडक्ट फॉर्म में, सर्विस फॉर्म में, ऑफर फॉर्म में आप मार्केट में लॉन्च करते हैं। फिर अगेन उसके जो सप्लायर हैं, जो जो उसको डिलीवर करने के लिए आपको चाहिए होते हैं लोग उस प्रोडक्ट को, सर्विस को, तो वो एक एंड इसमें अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर कि वो आप वहां से सिलेक्ट कर रहे होते हैं और इस तरह से आप मार्केट में लॉन्च कर। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस थी के बाद। हाँ यार, मेरे ध्यान में एक और पॉइंट भी यही है कि जैसे B2B है, एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट B2B, तो B2B में बेसिकली मेरा आपका या हम सब जितने भी यहाँ पे बहन भाई बैठे हुए हैं, हमारा यही रोल है ना कि हमने मीडिएटर का किरदार अदा करना है, कि हमें एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कनेक्ट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, और फिर उसमें भाई इसमें ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन ये वाला बिजनेस आपको देगा। तो हमने उस वाले बिजनेस से भी बात करनी है, इस वाले बिजनेस से भी बात करनी है, और बीच में हमने ब्रिज या मतलब ब्रिज बनना है जो कि उस गैप को कवर अप करे। राइट, ऐसे ही है ना? आपका माइक म्यूट है, आपका जी माइक म्यूट है। जी जी, सबकी तरफ से इनपुट आने दें, फिर मैं इसको बताता हूँ फिर। जी मतीन, आप कुछ बोल रहे थे? इस पिक्चर से काफी कुछ, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है। मेरे ख्याल से इसमें आपको सिर्फ आपको उनके सिर्फ प्रॉब्लम या सिर्फ कंटेंट से नहीं, बल्कि इस पे आपको
जैसे कि अगर वो खुद इंटरनेट रिसर्च करते हैं, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं फिर आगे उससे किसी का रिव्यू लेते हैं, वहाँ पर भी आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो काफ़ी इसके जो टच पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज इस B2B में। तो अगर B2C में तो आप सिर्फ डायरेक्ट कंज्यूमर का सोचते हो, तो इस पे आपको अपने आपका कस्टमर तो एक बिजनेस होगा, आपको बल्कि उसके कस्टमर का भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हाँ। BHP। यार नाम तो चेंज कर लो यार। जी, HP आपने हाथ उठाया है। अली अली भाई आप बोलिए। जी। अच्छा। इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने इनको एक सिंपल वर्ड्स में करता हूँ चीजें। अच्छा, B2B में चीजें होती हैं कि जो भी आपकी लीड है, आपकी कन्वर्जेशन है, और वो कन्वर्जन में कन्वर्ट होती है, तो उसके बहुत सारे टच पॉइंट्स होते हैं। और जैसे कि डायग्राम में बताया, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सोल्यूशन है, रिक्वायरमेंट्स है, सप्लायर है। तो किसी भी बिजनेस के साथ जब आप इंटीग्रेट करते हो और आप लिंक करते हो, तो उसके बहुत सारे डिसीजन मेकर्स होते हैं। कभी भी B2B में ऐसे नहीं होता कि आपकी एक पिच चले गई है और उसके बाद किसी एक बंदे का डिसीजन है और वो चीजें कन्वर्जेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक चीज का प्रॉपर प्रोसेस होता है, जो कि अगर मैं बिल्कुल समराइज करूं तो ये है कि B2B में आपने डिसीजन मेकर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना होता है, ताकि वो सारे इस फनल से आउट होके आपके साथ कन्वर्जन की बात कर सके, और उसके जितने भी मैक्सिमम डिसीजन मेकर हैं वो आपके साथ अग्री हो। हम्म, सही है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा समराइज किया। जी हमजा आप कुछ कह रहे हैं। अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी बताइए। सर मैं मेरा एक क्लाइंट है, तो मैंने अभी उसकी B2B मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। और जो क्लाइंट है इट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया। हाँ और उनका जो बिजनेस है वो रिलेटेड है शामिल से, मतलब और सॉरी शामिल मतलब वो ना गाड़ियों के स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। हाँ। और मैं ये मतलब जो मैंने उनकी मार्केटिंग करनी है, अ, वो ये है कि मैंने उनके जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनको फाइंड करना है। और उनके साथ जो है ना वो मतलब आप कह लेंगे जिस तरह से हमने B2B मार्केटिंग है वो स्टार्ट करनी है, तो मुझे काइंडली इसका थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो बताएं कि इसका क्राइटेरिया यार क्या मैं होगा। आपको बताऊं, देखें मैं बात सुने। आपके पास ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे पूछ लें, मैं वॉइस नोट पे आपको जवाब दे दूं। अभी हम ना इस चीज के ऊपर अगर आप लोगों को अपने से रिलेटेड कोई सवाल है ना, तो वो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसको टाइमली जवाब दे दूं, बट अभी ये कि मेनली हम उस पे रहे तो बेहतर है। तो ये डायग्राम से रिलेटेड अगर कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आप मुझे बता सकते हैं तो। ठीक है। सर ये जो डायग्राम आपने बनाई हुई है, इट्स ये तो बेसिक है, तो B2B है ना, तो मतलब मेरा आई थिंक क्वेश्चन भी B2B हाँ वो आपके से अपने ही से रिलेटेड था। रिलेटेड है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ठीक है, आपका रेलेवेंट है, बट ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लें, तो मैं आपको ओके। डायरेक्टली आपसे रिलेटेड आपसे सवालात करके, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है, हमें काफी चीजें ओके। कवर करनी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ना उसको डिटेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग के इनपुट के साथ। तो ये डायग्राम जो है, ये मैं अगर इसको समराइज करूँ, देखिए जी जी। ये आ, ये जो पूरी डायग्राम है ना, ये 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड है, ठीक है ना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन एक्सप्लोरेशन, रिक्वायरमेंट बिल्डिंग एंड सप्लायर सिलेक्शन। अच्छा, जो इसमें अब्दुल मतीन ने और अली रजा भाई ने जो स्पेसिफिकली, आप सब ने बहुत बहुत डिटेल के अंदर बहुत डिफरेंट बातें की, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो समझ लीजिए कि करेक्ट ओवरऑल जो इसके पूरा लैंडस्केप से है ना, वो ये है कि मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं, और आई वुड रादर से मल्टीपल स्टोरीज हैं। B2C के अंदर एक स्टोरी होती है, यानी कि एक बंदा होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसके वालिद साहब होंगे जिन्होंने पैसा देना होगा, ठीक है। लेकिन B2B के अंदर, हम्म। B2B के अंदर आपके मल्टीपल डिसीजन मेकर्स हैं। तो अगर आप बात करें, इसको एक एग्जांपल से समझे, कि कंपनी ने नीड रियलाइज की है। मैं चले अपने एक क्लाइंट के रेफरेंस से बता देता हूँ। हम्म। कि लेदर कंपनी है जो कि एट हम्म। फिगर्स पे पहुंच गई है, और अब उन्हें मसला हो रहा है कि उनकी जो इन्वेंट्री है, वो उसको वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसका हम्म। इंफॉर्मेशन जो है वो अक्रॉस द अपने अपने जो बिजनेस फंक्शंस हैं उनको नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और वो टाइमली रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनका जो कैपिटल है
वो बिल्कुल अंधेरे में है। ना सीईओ को ओके। पता है ना सीएफओ को पता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले जो है सीएफओ प्रोबेबली गूगल पे सर्च करेगा, या वो अपने असिस्टेंट को बोलेगा, फाइनेंशियल कंट्रोलर को बोलेगा कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, इससे रिलेटेड देखो कि कौन सा सॉल्यूशन है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। हम्म। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है। वो गूगल पे जाके सर्च करेगा मोस्ट प्रॉब्ली, या कहीं पर भी जाके सर्च करेगा। अब उसमें ऐसी हो गया, कोई भी चीज हो गई। अब वो वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे आके उन्होंने मल्टीपल वेंडर्स को देखा, उसमें से एक सेलेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने उसकी जो स्कोप ऑफ वर्क है या उनकी जो चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमने देखा कि यार ये जो है हमसे तो रेलिवेंट नहीं है। हम्म। ये जो है हम अगर हमारे बिजनेस से रेलिवेंट नहीं है, तो फिर उन्होंने फिर दोबारा दूसरे उसके ऊपर गए। फिर उसके बाद उन्होंने सीईओ को अप्रोच किया। फिर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, सीईओ ने बोला कि यार ये शायद जो है हमारे इस वक्त बिजनेस की प्रायोरिटी में नहीं है। ठीक है। तो आपको ये जो पूरी डायग्राम ये बता रही है कि मल्टीपल डिसीजन मेकर्स हैं, मल्टीपल सिनेरियोज हैं, मल्टीपल डायमेंशन में लोग सोच रहे हैं। तो आपने हर बंदे की अलग अलग रीजनिंग को आंसर अपने कंटेंट के थ्रू करना है। तो इफेक्टिव बी टू बी स्ट्रेटेजी सिर्फ गूगल सर्च के ऊपर नहीं करेगी, सिवाय इसके कि कंपनी बहुत ही ज्यादा परेशान है कि वो एक ही हफ्ते में डिसीजन ले ले। अक्सर जो बी टू बी डील्स की जो मैच्योरिटी का जो टाइम है वो 3 से 6 माह होता है। ठीक है। ठीक है। 3 से 6 माह होता है कि वो उस चीज को लीड आ गई। अब वो मल्टीपल बातें हो रही हैं, प्रायोरिटी चेंज हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो अगर आप ये देखें इसको, अगर आप अब इस चीज को समझे, तो ये मल्टीपल सिनेरियोज हैं जिसको हमने अपनी पूरी बी टू बी कैंपेन के अंदर मद्देनजर रखना है। ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की समझ ले कि ये एक तमहीद बन गई। अब जो हम आगे बात करेंगे ना, वो सब कुछ सब इसी रेफरेंस से करेंगे। ओके सर। ठीक है। ये सारी जो बातें करेंगे ना वो अब हम इसी रेफरेंस से करेंगे। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाए। ओके। अच्छा, अब अगर आप ओवरऑल बेसिक बी टू बी मार्केटिंग का सिनेरियो देखें, तो ज्यादातर क्या होता है, ये कंपनीज जो है ना आपको गेटेड कंटेंट की लालच में आपसे आपका ईमेल एड्रेस पकड़ती हैं। ठीक है। और फिर आपको तंग करना शुरू कर देती है बी टू बी कंपनीज। ठीक है। कि यार मेरे ये वाइट पेपर है तुमसे रेलेवेंट, और तुम जो है ना ये डाउनलोड करो, तुम्हें इससे ये फायदा हो जाएगा। 5 ways टू इम्प्रूव योर लेदर कंपनी डेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ओडू क्लाइंट है वो इस तरीके के गेटेड कंटेंट बनाता रहा। ठीक है। तो वो बंदा आए, उसको वो डाउनलोड करे, वो उस पर फंस जाए। तो ये नॉर्मली लोगों का जो बी टू बी पाकिस्तान में खास तौर पे जो लोग बी टू बी स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं, वो इसी फॉर्मूले के देहात लेके चल रहे हैं कि यार गेटेड कंटेंट लोगों को देंगे, और वो लोग उसकी लालच में अपनी लीड देंगे, और हम लोग उनको ईमेल से जो है ना मैसेजेस से बम्बार्ड करके उनका दिमाग खराब कर देंगे, और वो कभी जो है ना हमसे कन्वेंस होकर हमसे चीज खरीद लेंगे। ये हमारी बेसिक अप्रोच होती है, जो कि अब मेजॉरिटी बी टू बी डिसीजन मेकर इस चीज से बहुत ज्यादा फेड अप हो गए। और अक्सर ये देखा है कि अगर आपकी वीकली 2 मैसेजेस से ज्यादा जा रहे हैं, तो आपके हक में डिसीजन होगा ही नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अब खासतौर पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, अगर आपका प्राइस पॉइंट $50,000 से ज्यादा है स्पेसिफिकली, तो खाली आप गूगल पे अगर विजिबल हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है। आपको मल्टीपल टच पॉइंट जो हमने उधर बात की, उन सारे रेफरेंस के ऊपर बात करनी है। हमने सीएफओ को भी जस्टिफाई करना है, हमने सीएमओ को भी जस्टिफाई करना है, हमने सीटीओ को भी जस्टिफाई करना है। हमने हर उस बंदे को कन्वेंस करना है और उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है कि जो कि उस चीज का स्टेक होल्डर है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है।
अब अगर इसकी एग्जाम्पल देखें गेटेड कंटेंट की, वो ये है, ठीक है, आपने लिंक्डइन पे फेसबुक पे ये भरे पड़े ऐड देखे होंगे कि द एमक्यूएल इज डेड, इस तरह के कि आप ये डाउनलोड करो और जो है ना हमें ये ई बुक ले लो। ठीक है, अब अगर आप इसको आओ तो उसके क्या सीक्वेंस होते हैं, लीड मैग्नेट ऐड हो गया, लैंडिंग पेज पे आया बंदा, अपनी डिटेल डाली, सीआरएम में आया थैंक यू पेज, अब बंदे को जो है, अब बंदे को जो है यार प्लीज आप लोग जो है इसको, ओके, तो आप जो है ईमेल फॉलो अप करें और फिर बंदे को कन्विंस कर लें और वो खरीद ले। ऐसा नहीं होता। और हम समय भी पता है कि हम अगर कोई बी टू बी डिसीजन मेकर के लिए किसी की ईमेल के लिए करें तो वो करेगा। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं होता? वजह ये है कि जो बंदा आपकी एमक्यूएल्स के चक्कर में आपका कंटेंट जिसने डाउनलोड किया है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरी नहीं है कि यार वो जो है आपके क्या कहते हैं बाइंग डिसीजन के मूड में हो। वो फ्री रिसोर्स के तो चक्कर में था, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि बी टू बी इंटेंशन है उसके पास। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी सेल्स रिसोर्स की वजह से जा रही है। और ये अक्सर फड्डे इसी बात पे होते हैं कि सेल्स की टीम यही बोलती रहती है कि लीड अच्छी नहीं है, और मार्केटिंग टीम बोलती है नहीं इसने तो इंटरेस्ट लिया था, तो भाई ये तो इंटरेस्टेड है। ठीक है, और टिपिकल अगर आप इसकी सीक्वेंसिंग को डिफाइन करें तो वो ये कि आप जो है अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एक्विजिशन लीड जनरेट किया उसने, आप मतलब आप अवेयरनेस क्रिएट हुई, आप समझते हैं कि ईमेल के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद आप एक्विजिशन कर रहे हैं यानी कि एक्वायर कर रहे हैं, उनको फिर हेल्प कर रहे हैं, फिर रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, रेवेन्यू आ गया आपके पास, और आप फिर रेफरल कर रहे होते हैं। इसका मसला ये है कि लॉन्ग टर्म के ऊपर ही आपको बहुत बहुत फायदा नहीं देता, और इसके चक्कर में आपकी जो है मार्केटिंग रिसोर्सेस बहुत ज्यादा जाया हो रही होती हैं। और इसी चीज की वजह, इस चीज का अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजी को अगर आप समझें कि अब हम लोग जो है ना चीजों को साइडलाइन से देखने के आदी हैं, हम पुश मार्केटिंग से थोड़ा भागते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो हब स्पॉट का जो क्या कहते हैं एक एक बहुत मशहूर हुआ था हमारा ई बुक है, जो कि मेरी बी टू बी मार्केटिंग से रिलेटेड सबसे पहली जो लर्निंग थी, वो हब स्पॉट की बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग। मैं कोशिश करूंगा उसको मैं ग्रुप के अंदर भी डाल दूं, तो आप लोग देखिएगा कि अगर उसको कर सके। लेकिन द वेरी प्रिंसिपल इज के लोग जो है अब अपनी मर्जी से आपको चूज करना चाहते हैं, जबरदस्ती के मामलात में वो खुश नहीं। ठीक है, तो ये चीज, यार ये कौन कर रहा है प्लीज? डोंट नो हाउ टू रिमूव दिस। किसी को आइडिया है ये मार्किंग वगैरह ये किस तरीके से रिमूव करना? पेंसिल का निशान है, उसके ऊपर क्लिक करें, वहां पे इरेजर होगा, शायद वहां से होगा रिमूव, उंडू करके एक तरीके से। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब जब हमने पहले बात इसको डिस्कस कर लिया हमने कि बी टू बी मार्केटिंग का जो फनल्स हैं वो लीनियर नहीं है, उसके अंदर आपको मेजरेबिलिटी के बहुत इश्यूज रहते हैं।
वो बहुत मुख्तलिफ लेवल के ऊपर इसके डिसीजंस हो रहे होते हैं, और आपको उन लोगों को समझने के लिए मल्टीपल लेवल की, मल्टीपल डायमेंशंस के टच पॉइंट्स लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कौन बंदा किस लिए आया है, और इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे नो क्लिक एरा के अंदर, कि किस तरीके से लोग जो है डिसीजन ले रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है कि 85% ऑफ द बायर्स स्टैब्लिश डिसीजंस रिक्वायरमेंट बिफोर कॉन्ट्रैक्टिंग द सेल्स। उनको पहले ही आइडिया होता है उनको क्या करना होता है, वो आपको बहुत अरसे से देख रहे होते हैं, और वही नो क्लिक एरा वाली बात कि वो मुसलसल आपको देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो आपको चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनकी स्क्रूटनी बहुत अरसे से चल रही होती है, इवन फॉर दैट मैटर कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बंदा अभी कन्वेंस्ड हो रहा है, वो अभी नहीं कन्वेंस्ड हो रहा है, वो बहुत अरसे से आपको देख रहा होता है, आपको फॉलो कर रहा होता है। और यही चीज जब हम अपनी $50 पर डे लिंक्डइन एड्स के सिस्टम में जाएंगे तो हम ये देखेंगे भी एग्जाम्पल से कि कोई बंदा अगर आपका डिसीजन ले रहा है तो वो कितनी बार आपकी वेबसाइट पे आया, आपके पास डिमांड सेंस या डिफरेंट टूल्स के जरिए वो कितनी बार उसने आपको देखा, और सारी चीजें आपके पास आ, उस तरीके से आपको देखता रहा, और विदाउट यू इवन नोटिसिंग कि यार ये हमारी नर्चरिंग सीक्वेंस में था। ठीक है, और उसके बाद जो अगर आप बात करें कि 90% ऑफ देम विल अल्टीमेटली चूज अ वेंडर फ्रॉम डे वन लिस्ट। ठीक है, वो ये वही बात के लोग जो है आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आपको एक बार देख लिया और उनको समझ में आ गई आपकी बात, आपने क्योंकि पोजीशनिंग उनके हिसाब से की हुई है, तो उनके लिए ये बात बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, या उनके लिए ऑब्वियस है कि वो आपको चूज करे। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। एक सिक्स सेंस टूल है जो कि सबसे ज्यादा B2B में इस्तेमाल होता है, बीट डिमांड सेंस है जो कि लिंक्डइन के हवाले से हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि डिमांड सेंस से आपने किस तरीके से लोगों के डिसीजन मेकर्स को समझना है और आगे लेके चलना है। अच्छा, अब अगर आप बात करें, अब हम जो है ना थोड़ा सा B2B मार्केटिंग की डायमेंशंस को समझेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। इसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ 3%, या लेट्स कीप इट के 5% ऑफ द पीपल आर करेंटली इन मार्केट सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफिक सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 5% लोग कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में गूगल पे उस वक्त सर्च कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। उसकी जो मेजर मार्केट का चंक है वो लोग हैं जिनके सबकॉन्शियस वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और अगर अपने अपने मार्केटिंग को, अपनी पोजीशनिंग को उस तरीके से आपने अलाइन किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत एफर्टलेस बन जाएगा कि आप लोगों को एक्वायर कर सके, कन्वेंस कर सकें, और आप अपनी मार्केटिंग पाइपलाइन, अपनी B2B पाइपलाइन आप बिल्ड कर सकते हैं। तो 3% ऑफ द पीपल, और ज्यादातर पाकिस्तान में स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर हाउसेज, मार्केटिंग एजेंसीज, सिर्फ और सिर्फ वो 3% या 5% ऑफ द पीपल को वो सर्च कर, वो उन्होंने फोकस किया हुआ होता है, अपने गूगल एड्स के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, या फिर जो है वो ज्यादातर लोग तो फाइवर वगैरह या अपवर्क पे जा रहे हैं, कि जो लोग गूगल, जो जिन्होंने अपनी डिमांड डाली हुई है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जिनको उस चीज की नीड है और सबकॉन्शियस नीड है, अगर आप उसके सामने उनसे रेलेवेंट मैसेजिंग के साथ जा सकेंगे तो आपसे वो कन्वेंस हो जाएंगे, और वो फिर आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो आपके लिए जो है ना, आपके लिए पीस ऑफ केक बन जाएगा कि आप उनको कन्वर्ट कर सके। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि B2B मार्केटिंग को ना आप दो हिस्सों में डिफाइन किया जा सकता है। एक डिमांड कैप्चर है, और एक डिमांड जनरेशन है। कैप्चर, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड, के पीपल हु आर इन मार्केट टू सर्च अबाउट स्पेसिफिक सॉल्यूशन, आपने उनकी डिमांड को कैप्चर कर लिया।
और डिमांड जनरेशन जो कि सबसे ज्यादा लुक्रेटिव है, ऑब्वियसली थोड़ी सी एफर्ट टेकिंग है, एफर्ट से ज्यादा आपको थोड़ी सी ज्यादा अपनी चीजों के हवाले से ना क्लैरिटी चाहिए होती है कि आपने किस तरीके से अपनी पूरी मार्केटिंग के जो बजट है उसको चैनलाइज करना है। ठीक है, आपको एक महीने में शायद डिमांड जनरेशन का फायदा ना हो, लेकिन आपको 2-3 महीने के बाद से आपकी पाइपलाइन ऐसी बिल्ड होगी कि आपको हर बार जो है आपको 10,000, 20,000, $25,000 स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे अपनी एक्विजिशन के ऊपर। आपने किस तरीके से करना है, तो अब इसको हम इस पूरे फ्रेमवर्क को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि फास्ट जो मामला है उसको किस तरीके से करना है, और जो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा जो देर पा ऑप्शन है उसको किस तरीके से करना है। And demand generation is obviously people who are in market, who are not ready yet but are aware of the problem that you are solving. वो 97% लोग हैं। अगेन इस चीज को हमने डिफाइन किया हुआ है कि क्या चीज है इसको। मार्केटिंग अप्रोच वेयर यू कैप्चर द एक्टिव डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस you are trying to sell. Be there where and when your prospect is searching for solution. Communicate the information a prospect needs when you have them. इसकी easiest example गूगल सर्च है, उसमें एसईओ भी हो सकता है और एसईएम भी हो सकता है। और क्या कहते हैं, अपवर्क, फाइवर इज ऑल्सो द द टाइप ऑफ डिमांड कैप्चर प्लेटफॉर्म। उनमें सबसे कॉमन सर्च इंजन, एडवर्टाइजिंग, कंपैरिजन वेबसाइट्स, क्लच, G2, ट्रस्ट पायलट, डायरेक्ट आउटरीच। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है डिमांड जनरेशन का। डिमांड जनरेशन के अंदर आपका कंटेंट इज द मेन पिलर। आपने कंटेंट के जरिए अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बतानी है। आपने बताना है कि यार तुम किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो। तो उसको मैं डिफाइन करता हूं, तो आपने जो कंटेंट डिमांड जनरेशन का जो पूरा पिलर होता है वो इस तरीके से होता है कि वाई यू आर डिफरेंट, सॉरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन स्टेटमेंट, वाई यू, वाई नाउ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिहाइंड द सीन्स। आप पूरा उसको अपना प्रोसेस और पूरी डिलीवरेबिलिटी बता देते हैं कि किस तरीके से आप वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आप उसको जो है कन्वेंस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। पहले स्टेप में होता है ये प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने बोला है कि तुम ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, पर आपने बताया है कि मैं क्यों इस चीज को सॉल्व करने के लिए राइट बंदा हूँ। फिर आपने बताया कि मैं जो बात ये कर रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये दावे नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसका पूरा प्रोसेस है। आपने उसको अपने प्रोसेस से अवेयर कराया। आपने फिर बताया कि मेरा उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में क्या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्या चीज डिफरेंट कर रहा हूँ, कि उसके पीछे रैशनल दिया। फिर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अक्सर लोग अपनी डिमांड जनरेशन के सीक्वेंस में ये चीज नहीं उन्होंने शामिल की होती है कि यार तुम्हारे जो माइंड में जो ऑब्जेक्शंस हैं वो मुझे पता है, और वो आप कंटेंट के जरिए लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहा था, तो उसमें एक ऑब्जेक्शन सीएफओ का ये था कि यार ये लोग बोल तो रहे हैं कि ये लोग B2B से ये हमारी लेदर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन आया वाकई ही कि ये हमारी प्रॉब्लम को समझते भी हैं नहीं है। तो आपने अपने कंटेंट के जरिए ये चीज कम्युनिकेट करनी है। आपने अपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देना है, तो आपने उनके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन डिमांड जनरेशन के प्रोसेस में दे देनी है जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो सीक्वेंशियल देनी है। ठीक है, इसमें डिमांड जनरेशन के ऑप्शन आपकी पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन हो जाए जो सबसे इजीएस्ट, और वो है पोस्टिंग ऑन अदर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मेटा हो गया, वो मेरे लिए इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। लिंक्डइन ऑब्वियसली ज्यादा सक्सेसफुल है। LinkedIn advertising, thought leadership ads, that is kind of fast way of demand generation, newsletter and podcasting. भी हर सेगमेंट के अलग अलग लेवल की चीजें होती हैं। आपने किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, ये डिपेंड कर रहा है कि जो है आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है। तो हर
इंडस्ट्री के हवाले से डिमांड जनरेशन अलग होगी, अलग ग्रोथ स्ट्रेटेजी होगी। हम उसके बारे में आने वाले उसमें फिर बात करेंगे। अच्छा, अब टोटल मिला के आप लोग हैं इस वक्त 12 लोग, यानी कि 11 लोग हैं। तो मैं आप लोगों को अब ब्रेकआउट रूम्स में भेज रहा हूँ, ठीक है, 3 3 उसका। तो अब सवाल ये है कि आप लोग सब अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है, जो कि आप लोग कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों की क्या कहते हैं, मैंने आगे सवाल लिखा हुआ भी था, मैं आप लोगों के सामने लगा देता हूँ। जी, तो सवाल ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि यार, डिस्कस करेंगे कि मैं ये चीज बेचता हूँ, तो उसका जो डिसीजन मेकर है वो क्या है, मेन डिसीजन मेकर क्या है, और डिसीजन कमेटी में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग उसमें स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, और क्या क्या लोग उसमें क्या कहते हैं, उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, मैं खोल रहा हूँ। तकरीबन 4 मिनट का हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं।
मेरे पास नहीं। हेलो। 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 जी। जी बिल्कुल। डिस्कस किया आप लोग ने? अगर एक एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव अगर बताएगी क्या बिजनेस है आप लोगों का, और उससे रिलेटेड मेन डिसीजन मेकर कौन है और डिसीजन कमेटी कौन है, को डिस्कस किया आप लोग ने? जी जी। हयान, बिल्कुल हमने डिस्कस किया। मैं चाहूँगा मेरे साथ जो थे उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक था हेल्थ केयर से रिलेटेड। अगर वो हैं, अगर उमर, हाँ उमर, आप बताना चाहें। मेरा तो एजुकेशन इंडस्ट्री से था, मैंने पहले भी बताया। तो मेरे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो बेसिकली कंपनीज के एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके हेड ऑफ एचआर होते हैं, हेड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट होते हैं। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके बजट्स होते हैं, तो वो डिसीजन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। और वो सी लेवल डायरेक्टर्स, जीएम्स, इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ईयरली बेसिस पे वो एलोकेट करते हैं अपने बजट को। तो हम उनको हम अपनी प्लानिंग में उनको शामिल रखते हैं कि हम उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं। डायरेक्टली कंज्यूमर वो हमारी ट्रेनिंग के नहीं होते, बट वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। और ब्लॉकर्स कौन होते हैं? ब्लॉकर्स भी इनफैक्ट, अगर वो तो वही ब्लॉकर्स, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ब्लॉकर्स भी वही होते हैं, क्योंकि उनके पास मेन कह लेंगे डिसीजन उन्हीं के पास होता है। अगर वो चाहें तो वो ब्लॉक भी कर दें किसी भी प्रोग्राम को किसी भी रीजन की वजह से। अ, और अल्टीमेट जो होता है वो फिर सीईओ होता है, जो डायरेक्ट या एमडी होता है। वो भी ब्लॉकर हो सकता है। जी। जी। आ, ओके। उमर भाई आप बताएंगे, एक एक करके बताते जाए क्या है आपका, क्या जी बिजनेस? मेरा ताल्लुक हेल्थ केयर कंज्यूमर इंडस्ट्री से है। और बी टू बी सेगमेंट में जो हमारे मेजर कस्टमर्स होते हैं वो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स होते हैं। और मैं मेजर डिसीजन मेकर जो होता है डॉक्टर या क्लिनिकल फिजिशियन होता है। और मेजर डिसीजन मेकर आप ये समझ लीजिए कि ये लोग होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल अथॉरिटी होती है वो फाइनेंस, परचेस और सीईओ की होती है। और जो डिसीजन ब्लॉकर में मैं कहूँगा कि जो परचेजर और फाइनेंस वाले मेजर डिसीजन ब्लॉकर होते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकर होता है वो हमेशा फिजिशियन और डॉक्टर ही रहता है। ओके। ओके। जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट ग्रुप। जी। वेल, हमारे ग्रुप में तो जो मेरे साथ पार्टिसिपेंट उनका थिंक है माइंड खराब था, तो वी आर जस्ट चैटिंग एंड ट्राइंग आवाज नहीं आ टू रही। रिजॉल्व इट। ओके, अब आवाज आ रही है? जी जी बताइए। या सो मेरे साथ जो थे मोहम्मद मुनीर, उनका माइक नहीं चल रहा, तो हम चैट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। जी मतीन आप बताइए। वो हमने डिस्कस तो ऐसे नहीं किया, लेकिन मैं आपको अपना बता देता हूँ। मेरा क्योंकि मीडिया बाइंग है और एआई ऑटोमेशन है, तो ये काफ़ी मल्टीपल चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है, मल्टीपल बिजनेस पे। तो अभी मैंने करंटली क्लिनिक्स को मैंने चूज़ किया हुआ है, जैसे कि डेंटल क्लिनिक्स और हेयर ट्रांसप्लांट और एस्थेटिक क्लिनिक्स वगैरह। तो उसका जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उनके जो ओनर्स हैं या फिर जो उनके मार्केटिंग डायरेक्टर्स हैं वो हो सकते हैं, मोस्ट लाइकली। ओके। और कंट्री में मेरे ख्याल से यूएस सबसे बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे लिंक्डइन फाइंड करना वो इजी है बाकी कंट्रीज के मुकाबले।
ओके, नेक्स्ट। अच्छा, मेरे आईसीपीस और क्लाइंट्स जो हैं, लाइक मैं तो इंडिविजुअल फिलहाल सर्विस प्रोवाइडर हूँ। वैसे मैंने वेबसाइट्स भी डिजाइन की हैं कुछ लोगों के लिए, लाइक इन अ टीम। लेकिन मैंने अपना जो रखा है, क्लीनिंग कंपनीज रखी हैं टारगेट, और न्यूजीलैंड की बेसिकली, लाइक $80,000 पर मंथ न्यूजीलैंड में जो कमाती हूँ, मिड मिड साइज। और डिसीजन मेकर्स बेसिकली ओनर्स ही होते हैं उनके, और उनको मैं वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज या सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज आई वुड लाइक टू सेल दैम। तो ये मेरे जहन में फिलहाल टारगेट है। सही सही। और इसके ब्लॉकर्स कौन होंगे? ब्लॉकर्स का मतलब क्या होता है? जो आपको आपकी चीज खरीदने नहीं दे रहे आपकी कंपनी को, खड्डा डालने वाले लोग। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मुझे सर्च करना पड़ेगा। ये ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी मेरे वजह सामने यही फर्स्ट है कि है। B2B के अंदर जो एक चीज, अगर B2B मार्केटिंग के हवाले से अगर मैं चाहता हूँ ना कि आज एक टेक अवे अगर आप लोग क्या लेके जाए, वो ये लेके जाएं कि B2B के अंदर ना मल्टीपल स्टोरीज होती हैं। मल्टीपल स्टोरीज का मतलब ये है कि हर बंदे की अलग कहानी, हर हर बंदे की अलग वजह है तो उसको खरीदने की या ना खरीदने की। ठीक है ना? तो आपने हर बंदे को उसकी कहानी में जितवाना है। सही है। तो आपको ये चीज को समझ रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपने कंटेंट के जरिए, अपनी मैसेजिंग के जरिए उसको ये बात पे यकीन दिलवाना है कि यार, ये जो चीज तुम्हारी कंपनी खरीदने लगी है, उसको जब खरीदोगे तुम हीरो बनोगे, क्योंकि हम सब भी जो है समझे कि अपनी जिंदगी में हीरो बनना चाहते हैं। ठीक है? तो B2B के अंदर भी जो भी बंदा जो भी परचेज हो रही है, तो उसमें उस स्टेक होल्डर का हमने ये बताना है कि ये प्रोडक्ट जो है अगर तुम इस्तेमाल करोगे या करोगी तो तुम्हें इससे ये फायदा होगा, और तुम इवेंचुअली तुम्हारे ओवरऑल बिजनेस इम्पैक्ट में, तुम्हारी ग्रोथ में ये बेनिफिशियल है। ठीक है? तो तुम्हारे लिए ये आसानी होगी। तो ये इसका बेसिक टेक अवे है। और आई वुड रियली वांट, मैं ग्रुप के अंदर भी ये बात डालूंगा कि आप लोगों ने ग्रुप के अंदर ये बताना है कि यार मैं, मेरी जो प्रोडक्ट है, वन लाइन के अंदर आपने बताना है कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, उसका मेन डिसीजन मेकर कौन होगा, उस डिसीजन मेकर के साथ उसका इन्फ्लुएंसर कौन होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ब्लॉकर कौन होगा, कि को उस चीज की परचेज ना होने देने वाला कौन होगा। ज्यादातर कंपनीज में तो CFOs ही होते हैं। ठीक है? लेकिन हर कंपनी के अलग अलग लेवल के डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो के फड्डा डाल सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज की अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज की अवेयरनेस होगी तो हम कैंपेन को उस तरीके से इफेक्टिवली डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक चीज जो बहुत जरूरी है वो समझने की जरूरत है कि जब आप B2B मार्केटिंग के ऊपर बात करते हैं ना, तो ऑब्वियसली हर चीज की तरह, हर बिजनेस की तरह इसमें हाई टिकट एंड लो टिकट बिजनेसेस की हो जाती है। ज्यादातर B2B मार्केटिंग पे जब हम बात करते हैं तो उसमें हायर टिकट की ही अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन लोअर टिकट और हाई वॉल्यूम का भी गेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाई टिकट पे बात करें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर आपको बोले CRMs हो गए, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज हो गए, या फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन है। जैसे कि मेरा एक क्लाइंट है तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन है कि उस कंपनी में जो है
किस तरीके से एनर्जी को बचाया जाए कि जब एम्प्लॉय वहां पर हों तो किस तरीके से पावर को कंट्रोल किया जाए, और जब ना हो तो किस तरीके से पावर को कंट्रोल किया जाए, पावर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के सॉल्यूशंस हो गए, इसी तरीके से ईआरपी वगैरह हो गए, ठीक है। तो उसके लॉन्गर सेल साइकिल्स होते हैं, लार्ज बाइंग कमिटीज होते हैं, प्राइस ऑफन जो होती है ना वो आपकी कस्टमाइज होती है। जो दूसरा ऑप्शन हो जाता है वो लोअर टिकट सेल होती है, उसमें ज्यादातर जो जीत होती है वो फ्रीमियम मॉडल से होती है कि आपने फ्री मॉडल से लोगों को किया, या फिर उसको बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लेड ग्रोथ भी बोलते हैं कि आपने एक ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीज दे दी कि लोगों को मजा लगाया, और फिर लोग खुद ब खुद आपसे का जो है चीज खरीद ली है, और उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ऑटोनॉमस होती है कि कोई भी खरीद सकता है, और इम्पल्स बाइंग भी हो सकती है क्योंकि प्राइस जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं होती है, और प्रीमियम मॉडल होता है तो रिस्क इतना बड़ा नहीं होता। ये बेसिक उसके क्या कहते हैं हमारे केपीआईज हैं। और इसमें एवरेज डील साइज, नेट प्रॉफिट मार्जिन, कैक, एमएमआर, कैक पेबैक। अब जो है ना ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और मैं ये चाहूंगा कि इस बारे में ना आप लोग सब भले से चैट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखे कि अक्सर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना कि यार आईसीपी क्रिएट करने की, हम बात करते हैं कि हम एक ऑडियंस को चूज करेंगे, तो हमारा सबसे बड़ा डर होता है कि यार जब हम एक ऑडियंस को चूज करेंगे तो हमारे बाकी लोग तो नहीं भाग जाएंगे, ये हमारा बिजनेस के लाले तो नहीं पड़ जाएंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि नीशिंग डाउन इज अ गुड ऑप्शन और नहीं है, और अगर करनी चाहिए तो कितनी नीश डाउन करनी चाहिए, एक आपके हिसाब से टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी हो तो आप बोलोगे कि ये नीश डाउन अच्छा है। तो आई वुड वांट कि आइडियली आप लोग लाउड आके बता दें, अगर नहीं बताना चाह रहे तो चैट पे बता दें, लेकिन बताएं जरूर, इनपुट जरूर दें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, मैंने रिसेंटली आई बिलीव एक पॉडकास्ट सुन रहा था और समवन सेड दैट निशिंग डाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उससे होगा क्या कि यू कैन फोकस ऑन अ सर्टेन थिंग बट यू शुडंट से नो टू अदर क्लाइंट्स एज वेल जो खुद ही चल के आ रहे हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ आपको, ठीक है। आपके हिसाब से क्या है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले इशू ये आता है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट दे आर सेलिंग, सो दे आर स्केर्ड ऑफ निशिंग डाउन क्योंकि उनको पता ही नहीं किस चीज पे निश डाउन करना है। एंड that is something a lot of people struggle with, especially us as well. We are trying our best to actually create a niche for ourselves, but क्योंकि initially आपको आइडिया नहीं होता niche वगैरह का, तो यू स्टार्ट बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो फिर आप कोई भी चीज आती को ना नहीं कर पाते, और फिर ना देन अगर आपको कहें कि एक चीज पिक करें तो देन यू बिकॉज आपने कंसिस्टेंट बिजनेस नहीं जनरेट किया किसी एक स्पेसिफिक चीज से, तो आप इस वजह से आई थिंक डरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि चार डिफरेंट चीजें थी, मैं बेच के अपना घर चला रहा हूँ लेट्स सपोज, और आप मुझे कहे एक चीज से आप करो और उस तरह का कंसिस्टेंट क्लाइंट है नहीं मेरे पास, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको निश डाउन करना, जो कि आई थिंक मेजर इशू आता है। गुड गुड जी। और कोई प्लीज इस बारे में आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बहुत कोर अंडरस्टैंडिंग है। तो इस बारे में आप लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है। चैट में करें लेकिन एक्सप्रेस जरूर करें। मैं वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट 5 मिनट्स। अच्छा, एक मेरा एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली हुआ है कि मतलब मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे बस एक ने रेफर किया कि भाई आप डेंटिस्ट के साथ वर्किंग कर रहे हैं, उनका सोशल मीडिया का पेज बनाना है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। खैर मेरा बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस था, मैंने बनाया, उनके साथ मैंने वर्किंग भी की। फिर उसके बाद वो बहुत अच्छा भी पेज चल पड़ा, ऑर्गेनिकली भी। लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ कह रही है मेरा बजट कम है, आप इतना इतना कर लें, लाइक बार्गेनिंग पे आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप क्या सोशल मीडिया के हफ्ता बाजार में बैठी हुई हैं,
कि मैं आपको जो है इस तरीके से आपको पैकेज बना दूं और ये इतना इस मर्जी से करूं। फिर खैर अभी मुझे उस फील्ड में काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन मेरा पर्सनली दिल नहीं चाह रहा उस फील्ड में घुसने का, काम करने का, क्योंकि उसके अंदर कुछ इमेजेस ऐसी हैं जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। मैंने उनके साथ वर्किंग तो कर ली थी, मैंने उनकी रील्स भी बना ली थी, लेकिन एक पर्सनल भी एक बंदे का अपना होता है ना कि वो उस चीज में कंफर्टेबल होता है कि नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहूँ तो अप्रोच भी कर सकती हूँ और मजीद टारगेट कर सकती हूँ डेंटिस्ट को, लेकिन मैं करना नहीं चाह रही। तो इस बारे में भी आप बताएं कि एम आई राइट अबाउट दिस थिंग, या मैं बताता एम हूँ। आई थिंकिंग इमोशनली। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मुझे सबका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, प्लीज, जल्दी 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 प्लीज। अच्छा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैंने बहुत पहले एक पॉडकास्ट में सुना था, द रिचेस इज इन द निशेस। तो आई ट्राई टू क्या? इम्प्लीमेंट दैट इन आवर बिजनेस। द रिचेस इज इन द निशेस, द निचेस, वो निचेस हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ, ये या ये एलेक्स बहुत हर्मोजी। फेमस। हाँ, ये यस, एलेक्स। ये अलेक्स हार्मोजी ने बोला था अपनी जब लास्ट बुक जो पब्लिश की थी उसमें अजय। है। एनीवेज, तो आई यूज टू इम्प्लीमेंट दैट मॉडल। और अगेन वही वाली बात, आप एक एक चीज के फीता बनो rather देन आपको आप सब कुछ करो और आखिर में आपको कुछ भी ना है। तो हमने भी इसी तरह एक निश पे नहीं है, हम तीन चार निशेस पर वही तीन चार निशेस के ही अराउंड हम यानी प्ले अराउंड करते हैं, वेदर इट्स क्रिप्टो, वेदर इट्स द टेक सेक्टर, वेदर इट्स द सॉफ्टवेयर सेक्टर। मतलब मुझसे आप ये या मेरे बिजनेस से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम, या ई कॉमर्स, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जो है कोई आउट ऑफ द बॉक्स निश के साथ काम कर रहे होंगे। नॉट बिकॉज कि हमें वो काम आता नहीं, बट वही वाली बात जिससे पहले डिस्कस हुई, वी आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हो व्हेन यू आर वर्किंग विद अ सर्टेन प्रोफेशनल, व्हेन यू आर वर्किंग विद अ सर्टेन सर्टेन क्लाइंट, या एक सर्कल में एक मार्केट के अराउंड रहते हैं, फिर आपको उसकी मार्केट डायनामिक्स का आइडिया रहता है ओवर द इयर्स वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। और जितना इस तरह मार्केट सैचुरेट हो चुके, यू कैन नॉट जस्ट जंप इनटू एवरीथिंग एंड बी एन एक्सपर्ट एट एवरीथिंग। हम्म So even if you are not choosing one niche, stick around the niches that you are comfortable with. हम्म हम्म, हम्म। जी एहसान भाई, आपसे सुनना है मुझे। अली भाई, आप लोग कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि साहब जल्दी जल्दी बताएं इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल के लिए सेल्स नेविगेटर बाय करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ज़रा काइंडली बताइएगा कि वो कितना ऑथेंटिक रहेगा क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए। यार, फायदा तो होता है सेल्स नेविगेटर का, लेकिन मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि जो जब तक कोर आप लोगों की क्लियर नहीं होगी ना कि करना क्या है, हम्म। किस तरह से करना है, ये बात की बात है। ठीक है। ये ऑपरेशनल मैंने लेवल की चीज हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको सेल्स नेविगेटर दुनिया इस्तेमाल कर रही है, मैंने भी सेल्स नेविगेटर यहाँ पर हमारे शायद एहसान भाई कर भी रहे हैं, या पता नहीं किसी ने बताया था यहाँ पर मैं सेल्स सर नेविगेटर। मैंने मैंने बाय किया था वो 18,000 का, आज से तकरीबन कोई एक माह पहले। मगर उसका मुझे कोई भी फायदा नहीं था हुआ। हाँ तो ये था कि बस जिस तरह से क्लाइंट मतलब लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ इतना से मेरे ख्याल में मुझे फायदा हाँ, हुआ कि ये जहाँ पे सारी मुझे चीजें डेली आपकी पे आप पहले लीड्स नहीं आ रही थी। देखिए, आईसीपी पे फोकस करें। चीजें जो मैं लेके चल रहा हूँ, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि 12 सेशंस के बाद आप सेल्स नेविगेटर के बगैर भी लोग रिस्पॉन्स करेंगे और आपसे चीज खरीदेंगे। बात सारी ये है कि आपने अपने आप को उस हिसाब से अलाइन करना है। टाइम बिल्कुल क्लोज हो रहा है। मैं चाहूंगा कि दो लोग और कोई फीडबैक दे मुझे कि नीशिंग डाउन इज अ गुड आइडिया और बैड आइडिया, और फिर मैं इसको क्लोज करूँ। एहसान भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हयान सॉरी, मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए गया हुआ था, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि नीशिंग डाउन इज अ गुड आइडिया और बैड आइडिया, अगर आप अपने हिसाब से बता सकें। समझे आप मेरी बात? मैं पूछ रहा हूँ आप के हिसाब से। निशिंग डाउन इज सेगमेंटेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं आप अपने आईसीपीज नहीं, को? नीशिंग डाउन के यार, मैं वो सेगमेंटेशन
सेगमेंटेशन आपके हिसाब से, बोले मैं बोलूं कि मैं सिर्फ आईटी कंपनी के लिए काम करता हूं, तो ये क्या अच्छी बात है, या फिर इससे मेरा बिजनेस खराब होगा? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आपको अपना बिल्कुल जो प्लेइंग फील्ड है उसको ब्रॉडर रखना चाहिए, ताकि आप मल्टीपल, आप देखें जब आप अपनी क्लाइंटेल इस तरह की रखते हैं तो आप यू आर लर्निंग एवरी डे, आप कौन सी इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, ये आपका विजन बढ़ता रहता है। और आप अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो आपका वो भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हो। इसीलिए कंसल्टिंग एजेंसीज या जो भी एजेंसीज होती हैं वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा, अगर कोई एक सेगमेंट या सेक्टर के लिए काम कर रहे हो, ठीक है शुरू में आप एक सेगमेंट को करें, आप ऑब्वियसली सारे सेगमेंट एक साथ नहीं खोल सकते, बट आप वन बाय वन आप एक्सप्लोर करते जाएं। और इस तरह मेरा मेरा ओपिनियन यही है कि आपका उससे आपका जो है ना ब्रॉड हो जाती है आपकी चीज़ें। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं इसमें बता दूं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि अपने आप को नीच डाउन करने का मतलब ये नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने आप को नीच डाउन करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन अपने आप को नीच डाउन करने का मकसद ये है कि आप अपनी टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपनी तमाम रिसोर्सेस उस आइडियल बंदे के लिए लगा रहे हैं जो कि आपकी चीज की सबसे ज्यादा तलबगार है। और तलबगार का मतलब यह है कि वो, उसके पास उस चीज की वैल्यू भी है और वो आपको पैसा भी देगा। ठीक है, मतलब ये एज सिंपल एज दैट कि यू नीड टू पोजीशन योर सेल्फ फॉर एनी स्पेसिफिक ऑडियंस, जिसकी वजह से लोगों को ये बात मैसेज जाए कि यार वी आर मेंट फॉर ईच अदर, नंबर वन। नंबर टू बात ये है कि आप अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को, अपने मैसेजिंग को, अपना कंटेंट को उसी तरीके से बात करें, अपनी हर चीज को उस हिसाब से अलाइन करें, ताकि वो जब आपके पास आए तो आपको वो एटलीस्ट प्राइस के ऊपर compete ना करने पे मजबूर करे, कि वो बोले कि यार ये चार एजेंसीज भी तो यही काम करती हैं, या चार बिजनेसेस भी तो यही काम करते हैं, तो तुम क्यों मेरी चीज के जो है ना, इस चीज के $20,000 चार्ज कर रहे हो जबकि वो लोग $4,000 चार्ज कर रहे हैं। तो नीशिंग डाउन का सबसे जबरदस्त जो फायदा होता है वो आपकी बॉटम लाइन में होता है। ठीक है, आपको ये नहीं है कि आपके पास अगर कोई रियल एस्टेट वाला अगर आपको मैसेज कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, यू कैन एक्सप्लोर दैट, बट यू कैन नॉट बी ब्लंट अबाउट इट कि मैं जो हूं ना रियल एस्टेट के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है। हयान, मैं यहाँ पे एक चीज, आपकी शुरू में आपने बात की थी, मेरे ख्याल से मैं पहले कनेक्ट नहीं कर पाया। पोजिशनिंग यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप मार्केट में पहचाने किस तरह से जाते हो। लेट से अगर आप रियल एस्टेट को सर्विस देते हो तो यू आर टॉप 1% सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ रियल एस्टेट, या अगर आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हो तो आपकी पहचान हेल्थ केयर। तो ये पोजिशनिंग से आई थिंक आपने जो शुरू में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी जो कि लेटर सेशंस में आएगी, पोजिशनिंग वाली बात यहाँ पे जो है ना वो हाईलाइट हो रही है आपकी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट अजान हो जाए, मैं फिर बात कंक्लूड कर रहा हूँ। एक मिनट। मुझे भाई बस खत्म कर रहा हूँ, मैं सेशन बस खत्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टेंशन नहीं ले, मुझे भी जाना है बस। एनीवेज तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जो है, जो, अगर मैं आपको कंटेंट जो है इसका स्टार्ट से दिखाऊं, एक सेकेंड। तो हम पहले जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने B2B इंट्रो के बारे में बात की। अब अभी इस वक्त हमने आईसीबी के ऊपर थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम आईसीबी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, और फिर हम किस तरीके से आईसीपी की रिसर्च करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे पोजीशनिंग के ऊपर। फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे कि किस तरीके से नो क्लिक एरा में अपनी
केपीआईज को डिफाइन करना है, अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी है, आपके रेलेवेंट क्या होगी, मैसेजिंग क्या होगी, कंटेंट को किस तरीके से रखना है, लो कॉस्ट कंटेंट किस तरीके से बनाना है, लो एनर्जी कंटेंट किस तरीके से बनाना है, टारगेट किस तरीके से करना है लोगों को, और एड प्लेटफॉर्म को किस तरीके से चैनलाइज करना है। लास्ट वो ये कि मेरी जो सर्विस है $50 पर डे लिंक्डइन एड्स क्विक विन सिस्टम, वो इफेक्टिवली आप खुद कैसे चला सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसके केपीआई क्या है। ठीक है, तो यहाँ जो है हम अपना सेशन वो कंक्लूड चलें करेंगे। आई वुड वांट कि आप लोगों में से जो जो स्पेसिफिकली अपना जो है अगर कैमरा ऑन कर सकता है तो हम एक उसकी स्नैपशॉट ले लें। जी जी, असम भाई कुछ कह रहे हैं। हयान, मेरा एक अटकी हुई एक बात जो आपने बताई थी, जो हमारे ट्रेडिशनल सेल्स फनल हैं, जो एमक्यूएल वाली आपने बात बताई थी कि यूजुअली जो प्रैक्टिस है अभी वो यही प्रैक्टिस है। मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है जो मैंने देखा कि कुछ इस तरह का कंटेंट आप प्रोड्यूस करें और वो एक आपका एंकर कंटेंट होता है और वहाँ से आपने लीड का डाटा लिया एंड देन वो फिर एक ये ट्रेडिशनली अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग में यही थी जो मैं देखता भी हूँ। तो उसके अगेंस्ट में आप अभी जो करंट है, यानी आपकी आप इस फील्ड में काम करते हो, तो अब क्या जर्नी होनी चाहिए उससे रिलेटेड आपने कोई बात बताई है या आप बताओगे आगे? ये जस्ट मेरा मैं एक बिल्कुल क्वेश्चन था। बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ये देखिए, अभी जो कंटेंट है ना, अब इसको अगर मैं सिंपल में बताऊं ना, आपने आइडेंटिफाई करना होता है लोगों के पैरामीटर्स के ऊपर, लोगों के जो मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स की बेसिस के ऊपर आपके वो ईमेल वगैरह, फिर आप अपनी ऑडियंस को उसी के अराउंड बिल्ड करते हो। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना कि यार लोग हमसे ईमेल का डाटा हमें दें, वो एक्चुअली कम हो गई है। कि हमें यार लोग ईमेल का डाटा दें और हम उनको नर्चर करें और सारी चीजें, वो जबरदस्ती की ईमेल लें और उनको कंटेंट में कुछ होता नहीं है, वो लोगों को आपने दिमाग कर दें, वो फिर आपको सब्सक्राइब कर देते हैं, आपकी ईमेल ईमेल भी ब्लॉक लिस्ट हो जाती है, वो सारी चीजें हो जाती है। तो बात यह है कि व्हाट यू नीड टू डू इज रादर, आपने सिर्फ और सिर्फ सिर्फ ये करना होता है कि आपने कंटेंट के जरिए अपनी ईमेल को उस तरीके से अलाइन करना है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी अपनी जो ऑडियंस है उसको उस तरीके से अलाइन करना है। मैं इसके बारे में फ्रेमवर्क्स बहुत डिटेल के अंदर लेके जाऊंगा, डैशबोर्ड्स को लेके जाऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है क्या कहते हैं पूरी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को किस तरीके से कैटर करना है और सारी चीजें किस तरीके से करनी है। ठीक है, एक एक चीज को हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर लेके जा रहे होंगे। सही है, तो थैंक यू सो मच आप लोग सबका, और फिर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं। कोई और सवाल आप लोगों का? अयान, एक रिक्वेस्ट थी, अगर शायद आपने मेरा मैसेज भी देखा, माय सजेशन वुड बी, अगर आप एक केस स्टडी को बिल्ड करें करके दिखा दें अपने सेशन के अंदर। सो फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज एनी ऑफ योर प्रीवियस क्लाइंट्स और समवन एल्स, और उसकी बेस पे आईसीपी बिल्ड करके और उसके ऊपर फिल्टर तरह से करेंगे, तो आई बिलीव इट वुड गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या देखिए, चीज़ हाँ प्रोसेस के अंदर होती है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हम ऐसे ही कर रहे होंगे। हम ना एक एक चीज को, मेरी बस आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है और रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आप लोग अपना इनपुट दें और वो चीज जो है ना उसी तरीके से शेप अप होगी। आप लोगों की एक एक आईसीपी को हम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे, उसको रिसर्च करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम केस स्टडी अच्छी होती है वो मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, लेकिन बेटर वुड बी कि हम जो है ना एक एक चीज पे काम करें, उसको रिसर्च करें और उसके बारे में फीडबैक दूं और उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये है सिलसिला। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सैटरडे को 4 बजे। थैंक यू सो मच।